Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes friend, today we are going to discuss a very important question from demand analysis, that is determinants of demand or factors affecting on demand. ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, इन्फ्लुएंस करते हैं यानी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आइदर डिमांड इंक्रीज और डिमांड डिक्रीज, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं. So today we are going to learn the different factors of demand in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. Now ये क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन. As we know that कि concept of demand is well developed by neoclassical economist Alfred Marshall in his book Principles of Economics in the year 1890. He tried to explain the inverse relationship between price and demand. ये हमने सीखा. और फिर डिमांड का डेफिनेशन आप दे सकते हो. बी पार्ट डेफिनेशन. डिमांड मीन्स अ डिज़ायर which is backed by ability and willingness to pay for it. B part is over. Now C part में हम लिखेंगे different determinants या factors which affect the demand, जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कभी कभी डिमांड ज़्यादा करता है या कभी वो कम डिमांड करता है. सो लेट अस डिस्कस. बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हम उनको बहुत ईजिली वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. तो यस फ्रेंड्स, पहला जो फैक्टर है दैट इज़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी. प्राइस ऑफ कमोडिटी एक सोल इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विच अफेक्ट द डिमांड एट मैक्सिमम लेवल, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो हमें फोर्स करता है, कंपेल करता है वेदर वी डिमांड और नॉट. क्योंकि इफ़ प्राइस इज़ लो वी विल परचेज इट, वी विल डिमांड इट, एंड व्हेन द प्राइस इज़ हाई तो हम सोचने लगते हैं ज़रूरी है तो परचेस करेंगे, ज़रूरी नहीं है तो रिफ्यूज़ कर देंगे. तो इस तरह से प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, sole important factor which affect the demand at the maximum level. So price of commodity, it will have a effect on the demand. और प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन हमने सीखा है? दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप. व्हेन द प्राइस इज लो more quantity is demanded, and when price is high less quantity is demanded. So there is inverse relationship between price and quantity demanded. तो ये हमारा मेन फैक्टर है जो हमें डिमांड करने पे मजबूर करता है. अगर प्राइस हमें सूटेबल लगी, कंफर्टेबल लगी, लो लगी तो वी विल परचेज इट. लेकिन अगर हमें लगा नो इट्स कॉस्टली तो वी विल रिफ्यूज़ इट, वी विल इग्नोर इट कि नहीं हम बाद में देख लेंगे. ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, उस डिमांड को पोस्टपोन कर दिया. तो इस तरह से आपकी डिमांड ग्रेटली किसकी वजह से अफेक्ट हुई? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. और जनरल बिहेवियर क्या है? प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा, डिमांड विल फॉल डाउन. नाउ दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. नाउ सेकंड है प्राइस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट. अब जो हमारे क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है इन द मार्केट, जो हमने टाइप्स ऑफ डिमांड में डिस्कस भी किया था कि देयर इज़ अ कॉम्पिटिटिव डिमांड. जब हम लोग मार्केट में परचेजिंग करने जाते हैं तो हमारे माइंड में एक बहुत सारी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव डिमांड्स इमर्ज होती हैं कि विच प्रोडक्ट आई विल पिकअप, कौन सी मैं प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूं, चूज़ करूं. तो वो किस बेसिस पे होता है? जब हम प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट को कंपेयर करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, व्हेन आई एम सेलेक्टिंग इट, कि अगर मुझे सपोज सोप लेना है तो आई एम द रेगुलर कंज्यूमर ऑफ लक्स सोप. अगर मैं लक्स सोप यूज़ कर रहा हूँ तो उस लक्स सोप को जब मैं चूज़ कर रही हूँ तो उसके नियर बाय जब हम देख रहे हैं कि देयर आर सम अदर ऑफर्स आर अवेलेबल. अगर डव सोप आपको दे रहा है बेस्ट ऑफर लक्स से भी कम, तो व्हाट यू विल डू, आप लक्स छोड़ के डव को ले लोगे. तो देखो हुआ ना क्लोज सब्सटीट्यूट का इफेक्ट. तो क्लोज सब्सटीट्यूट ऐसे रहते हैं जो आपके माइंड में कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं. देयर इज़ कंपटीशन अमंग द क्लोज सब्सटीट्यूट. तो क्लोज सब्सटीट्यूट की वजह से आपकी डिमांड आइदर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. इफ़ द क्लोज सब्सटीट्यूट इज अवेलेबल एट द लो प्राइस,
अगर आपका क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में लोअर प्राइस पे अवेलेबल है तो बताओ आप क्या करोगे? आप क्या उस पर्टिकुलर लोअर प्राइस वाले प्रोडक्ट को परचेज करोगे, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन दोनों से सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, तो वाई टू वेस्ट मोर मनी। तो प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट भी हमारे डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट चीपर अवेलेबल है तो आपकी डिमांड उधर डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट कॉस्टली हो गया तो आप छोड़ दोगे, फिर आप मेन जो आपका प्रोडक्ट है उस पे आ जाओगे। तो ऐसा हम लोग अपनी डिमांड को हमेशा शफल करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, हमेशा क्लोज सब्स्टिट्यूट के बीच में चूज़ करते रहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लें। कि अगर सपोज़ हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, हमें एक अच्छी क्वांटिटी चाहिए, तो हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम परचेज़ करते हैं तो हम जनरली क्या देखते हैं कि एक तो प्राइस का भी इफ़ेक्ट हो और दूसरा क्वांटिटी भी अच्छी हो। तो हम चूज़ करते हैं कि अगर थम्स अप हमें कम क्वांटिटी में मिल रही है और उसके कंपैरिजन में पेप्सी हमें अच्छी क्वांटिटी में और कम प्राइस में मिल रही है, तो आई विल पिक अप द बॉटल ऑफ पेप्सी, क्योंकि मेरा काम तो सॉफ्ट ड्रिंक से चलेगा। तो सॉफ्ट ड्रिंक जो मुझे अच्छी क्वांटिटी भी दे रहा है, लोअर प्राइस भी मिल रहा है, तो आई पिक अप द पेप्सी। तो देखो ऐसे हमारे माइंड में क्लैश चलता है। वी ऑलवेज ट्राई टू चूज अमंग द क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द डिमांड। वो भी डिमांड को डिटरमाइन करते समय एक कंज्यूमर, एक बायर के माइंड पे अटैक करता है। तो प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, और आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर सपोज प्राइस ऑफ कोलगेट कम हो गया तो क्या करोगे? आप पेप्सोडेंट यूज़ कर रहे थे, आपने पेप्सोडेंट छोड़ के कोलगेट को चूज़ कर लिया। तो इस तरह से प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको अफेक्ट कर गया। तो ये होता है हमेशा। ये हम रेगुलर एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। आप सोप्स का एग्जाम्पल दो, या आप डिटर्जेंट का एग्जाम्पल दो, या कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हमने अभी पेस्ट का एग्जाम्पल दिया, कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं। जो प्रोडक्ट आपको एक अच्छा ऑफर देता है, एक बेटर प्राइस देता है, आप उसी को ही चूज़ करोगे। तो प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट आल्सो अफेक्ट ऑन आवर डिमांड। ओके फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हमने लास्ट पार्ट में ये भी सीखा था कि हमारी कुछ डिमांड्स जो रहती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, यानी टू और मोर गुड्स दे आर डिमांडेड टुगेदर टू सेटिस्फाई ह्यूमन बॉन्ड्स। ऐसे डिमांड को हमने क्या कहा? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जैसे कार एंड पेट्रोल, स्कूटर एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, शू एंड सॉक्स, लॉक एंड की, ये हमारे जॉइंटली डिमांडेड गुड्स हैं, बराबर। ये हमने डे टू डे एग्जाम्पल लिया। जैसे मोबाइल है तो चार्जर के बगैर तो रह ही नहीं पाते हैं, एयरफोन के बगैर रह ही नहीं पाते हैं। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जो हम जॉइंटली कंज्यूम करते हैं। अब सपोज उसमें से कोई एक गुड जो है वो कॉस्टली हो गया, वो महंगा हो गया, तो इट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अदर कमोडिटी जो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट पे है, उस पर ज़रूर अफेक्ट करता है। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं पेट्रोल एंड कार की। जब पेट्रोल की प्राइस डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर बढ़ती जा रही है, तो हम क्या देखते हैं कि उसका जो कंजम्पशन है, यानी कंजम्पशन ऑफ विच प्रोडक्ट, जो क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट है, हम कार का डिमांड जो है वो कम कर देते हैं। और इंस्टेड ऑफ कार देयर इज़ अ डिमांड फॉर टू व्हीलर, क्योंकि कार जब हम यूज़ करेंगे तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, हमारे पॉकेट पे बर्डन बढ़ेगा, तो उसकी डिमांड कम। और उसके कंपैरिजन में टू व्हीलर है, क्योंकि हम हमेशा क्या देखते हैं, माइलेज कौन ज़्यादा देता। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि जो प्राइस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज़ पेट्रोल, दैट इज़ कॉस्टली। तो देखो वो हमारे माइंड पे अटैक करता है ना कि अगर ये पेट्रोल कॉस्टली होता जा रहा है तो नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग, अभी हम धीरे धीरे हमारा जो डिमांड का पैटर्न है वो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा हो रहा है कि एक्टिवा है, अगर वो इलेक्ट्रिक बेस्ड हमें मिल जाएगी तो बट नेचुरल हमारी डिमांड उधर डाइवर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा है, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी डिमांड बढ़ गई, और जो डिमांड आपके पेट्रोल से रिलेटेड टू व्हीलर्स की थी उसकी डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो देखो फ़र्क पड़ा। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आपके एक्चुअल डिमांड को अफेक्ट करती है। जैसे मार्शल ने एग्जांपल दिया था
कि पेन में हम क्या यूज़ करते हैं, इंक। अब अगर इंक महंगी हो गई तो डिमांड फॉर पेन विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, लिक्विड इंक, हम लोग इंक पेन यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे आपने क्या देखा, बॉल पेन आना शुरू हो गई, उनकी डिमांड जो है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगी, क्योंकि इंक जो थी वो कॉस्टली थी। देखो फ़र्क पड़ा ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जो आपके डिमांड को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर अफेक्ट करते हैं। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब ये जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है ये भी हमारे डिमांड को डिटरमाइन करने में अफेक्ट होता है। इफ़ द कंज्यूमर की इनकम इज़ मोर तो डिमांड विल बी मोर, क्योंकि वी विल कंज्यूम मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारा डिमांड भी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। सपोज से फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर की इनकम है 10,000, तो वो डिमांड भी 10,000 के हिसाब से करेगा। लेकिन अ कंज्यूमर हु इज अर्निंग 50,000 पर मंथ, तो उसका डिमांड भी 50,000 के हिसाब से होगा। तो डिमांड एंड इनकम बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। जो आपकी डिमांड है और आपकी इनकम है, बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। क्यों कहा मैंने डायरेक्टली? इनकम ज़्यादा तो आपकी डिमांड भी ज़्यादा, इनकम कम तो आपकी डिमांड भी कम हुई। तो बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इट विल आल्सो अफेक्ट ऑन द डिमांड। इनकम हमारी ज़्यादा होगी, अवर डिमांड पैटर्न विल बी मोर। इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली इट विल रिड्यूस्ड, इट विल स्टार्ट फॉलिंग। देन फिफ्थ वन आता है टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, हैबिट एक्सेट्रा। ऐसे हमारे रेगुलर पैटर्न्स हैं, फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को डिटरमाइन या डिसाइड करते हैं। क्योंकि ईच एंड एवरी कंज्यूमर दे आर हैविंग देयर ओन टेस्ट, देयर ओन लाइक्स, देयर ओन डिसलाइक। तो वो अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी कमोडिटी को परचेज करेंगे। सपोज अ पर्सन लाइक द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पसंद है तो वो टी कभी भी कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि उसे टेस्ट कॉफ़ी की पसंद आती है, तो वो कॉफ़ी को ज़्यादा डिमांड करेगा। तो इस तरह से आपका टेस्ट मैटर करता है। लेकिन उस टेस्ट के साथ साथ प्लस हम देखते हैं कि लेटेस्ट फैशन क्या है। देखो टेस्ट तो हमने देखा, लेकिन कभी कभी फैशन आता है कि लेटेस्ट फैशन क्या है, तो हम लोग लेटेस्ट फैशन, करंट ट्रेंड, लेटेस्ट स्टाइल्स हम उनको फॉलो करते हैं। दो दे आर अवेलेबल एट द हाई प्राइस, फिर भी हम परचेस करते हैं क्योंकि वो करंट है। हमें ओल्ड फैशनेबल जो चीज़ें हैं वो पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि हम बोलते हैं वो तो हर जगह अवेलेबल हैं। तो वी शुड हैव समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, हमारे पास कुछ न्यू होना चाहिए, समथिंग न्यू होना चाहिए। तो स्टाइलिश की वजह से, फैशनेबल होने की वजह से, लेटेस्ट ट्रेंड की वजह से उनका डिमांड हमेशा ज़्यादा होता है। या कभी कभी क्योंकि हम अपने कुछ सब्जेक्टिव फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सम टाइम हैबिट भी मैटर करती है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ों की हैबिट होती है। अब जब हैबिट होती है तो वो हैबिचुएटेड कमोडिटी भी वो क्या करते हैं, ज़रूरी डिमांड करते हैं, यानी एट एनी कॉस्ट दे रिक्वायर इट। क्यों? क्योंकि उन्हें उन चीज़ों को कंज्यूम करने में मज़ा आता है, उनकी हैबिट है। जैसे हम लिकर देखते हैं, जैसे हम लोग सिगरेट देखते हैं, उनको वो कंज्यूम करने में मज़ा आ रहा है, तो इसके लिए दे आर कंज्यूमिंग इवन इट इज़ अवेलेबल एट द हाई प्राइस, बट वो कंज्यूम करते हैं। तो कुछ हैबिटेट जो हैबिट्स रहते हैं, हैबिचुएटेड गुड्स रहते हैं, दे आर ऑलवेज डिमांडेड ड्यू टू देयर पर्सनल लाइक्स, पर्सनल चॉइस। उनकी अपनी प्रेफरेंस है, उनको अपना अच्छा पसंद आता है, उनका अपना लाइक रहता है, तो उस लाइकनेस की वजह से दे ऑलवेज गिव द इम्पॉर्टेंस एंड डिमांड दोज टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ऑलवेज डिमांड इज अफेक्टेड बाय द टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, हैबिट एक्सेट्रा। इनसे भी हमारे डिमांड जो है वो हमेशा अफेक्टेड होती रहती है, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन हैव देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक। तो हमने पढ़ा था यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जो पर्सन टू पर्सन वैरी होती है। हर एक की पसंद अलग अलग होती है, हर कोई अपने पसंद और अपने टेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज़ करता है। यही तो रीज़न है
जब हम होटल में बैठते हैं तो मेन्यू कार्ड इज़ गिवन टू अस, और हम अपने मेन्यू के हिसाब से यानी अपने चॉइस के हिसाब से उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि वी रिक्वायर दिस पर्टिकुलर डिश। क्यों? क्योंकि हमें वो टेस्ट पसंद आती है। तो हमारी डिमांड टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन और हैबिट से अफेक्टेड होती है। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। जो रेगुलर बायर रहता है, जो रेगुलर कंज्यूमर रहता है, वो हमेशा फ्यूचर प्राइस के बारे में एक्सपेक्ट करता रहता है, प्रेडिक्ट करता रहता है। प्रेडिक्शन यानी व्हाट विल बी चेंज इन द नियर फ्यूचर, क्या बदलाव होगा। सपोज वो रेगुलर बायर है, अबाउट द फ्रूट्स हो, अबाउट द वेजिटेबल हो, और अगर उसको लगता है कि कल के कंपैरिजन में टुडे आई एम गोइंग टू पे लेस प्राइस, क्योंकि आज प्राइस कम हो गई है, तो पता है उसके माइंड में इमीडिएटली क्या आएगा कि अगेन देयर विल बी फॉल इन द प्राइस टुमारो, कल और प्राइस गिरेगी। तो जब वो ऐसे एक्सपेक्ट करता है, प्रेडिक्ट करता है, तो टुडे ही विल परचेज लेस, आज वो कम डिमांड करेगा, क्योंकि उसे क्या लगा कि सपोज टुडे आई एम परचेजिंग एप्पल फॉर ₹120, मैं 120 में एप्पल्स को परचेज कर रहा हूँ, कल यही एप्पल 130 में अवेलेबल थे, एंड टुडे देयर इज़ 10 रुपीज़ लेस। सो व्हाट ही एक्सपेक्ट कि आई होप सो, आई थिंक कि टुमारो स्टिल देयर विल बी फॉल इन द प्राइस 10 रुपीज़, 20 रुपीज़। तो ऐसे देखो प्रेडिक्ट करने लगा कि आज प्राइस कम हुई तो लगता है कल भी प्राइस कम होगी, और जब उसको ऐसे प्रेडिक्ट होने लगता है, एक्सपेक्ट करने लगता है, तो एट प्रेजेंट ही विल डिमांड लेस। अगर उसको 1 kg एप्पल भी चाहिए ना, तो ही विल परचेज ½ kg, कि टुमारो आई विल परचेज इट, क्योंकि कल प्राइस कम होगी। तो इस तरह से हमारी डिमांड कंज्यूमर्स के फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी अफेक्टेड होती है। इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट change in the price in near future, he will demand according to its prediction or expectation. For example, if a regular buyer or a consumer expect that there is fall in the price in near future, so at the present he will demand less, and vice versa. वाइस वर्सा यानी बिल्कुल उल्टा, अगर उसको लगेगा कि कल प्राइस बढ़ेगी, there will be rise in the price, so today he will demand more, आज वो ज़्यादा डिमांड कर लेगा। तो जैसी इसकी एक्सपेक्टेशन वैसा उसका आज का डिसीजन। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से he will try to decide about the present demand, यानी एक जो हमारी डिमांड है वो एक कंज्यूमर के फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी अफेक्टेड होती है। अगर एक कंज्यूमर को लगेगा कल प्राइस फॉल होगी तो वो आज कम लेगा, और अगर उसे लगेगा कल बहुत महंगा हो जाएगा, कि सपोज़ उसे लगा कल से पेट्रोल और 1 रुपी 2 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, चलो आज तो हम टैंक फुल करा लें, तो ऐसे आज उसने ज़्यादा डिमांड किया, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन आवर डिमांड। तो कंज्यूमर का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, थिंकिंग अबाउट द प्राइस इन नियर फ्यूचर, इट विल आल्सो डिसाइड द डिमांड इन प्रेजेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारी डिमांड जो रहती है वो हमारे एरिया, हमारे लोकेलिटी, हमारे मार्केट, उसकी पॉपुलेशन से भी अफेक्टेड होती है। अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा, पॉपुलेशन ग्रोथ कम तो डिमांड भी कम। देखो अर्बन एरियाज़ हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा है, रूरल एरिया है, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम है। तो डिमांड इज़ डायरेक्टली अगेन अफेक्टेड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी डिमांड ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी डिमांड भी कम होगी। दैट मीन्स डिमांड इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि एक इकोनॉमी में जो इनकम और वेल्थ है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ़ द इनकम एंड वेल्थ इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी, जब हम कहते हैं ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी, तो इसका मतलब क्या? क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी सबको एक जैसा पेमेंट मिलना चाहिए। नो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड,
तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स में होता है व्हेन द बायर इज अर्निंग एज पर द पोटेंशियल, as per our efficiency, as per our talent, as per our experience. अगर आपके इकोनॉमी में as per your talent, as per your experience, as per your knowledge the payments are given, that is called equal distribution of income and wealth. और जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होता है तो एट दैट लेवल उस इकोनॉमी में ऑलवेज डिमांड इज मोर, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमको हमारे नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे काम के हिसाब से हमको पेमेंट मिल रहा है। तो अगर हमको हमारे पोटेंशियल, हमारे पावर, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से मिल रहा है, दैट मीन्स वी आर अर्निंग मोर। हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ज़्यादा अर्न करेंगे तो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है तो ऑलवेज डिमांड इज मोर। बट व्हेन देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जब अनइक्वल रहता है, आपको एज पर पोटेंशियल, एज पर कैपेसिटी, एज पर आपके नॉलेज एंड एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं पेमेंट मिलता है, दैट मीन्स योर अर्निंग पावर इज लेस, आपको कम मिल रहा है। और ऐसे हालात में हम डिमांड भी क्या करेंगे, कम, क्योंकि कमा रहे हैं कम, इनकम इज लेस, दैट इज़ वाई डिमांड इज लेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ आपको तो बहुत ईजी लिखना है कि व्हेन देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी, the demand will be more and vice versa, यानी रिवर्स। तो वाइस वर्सा लिखा तो हमको अपोजिट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी if there is an unequal distribution of income and wealth, तो डिमांड पैटर्न विल बी, डिमांड का लेवल विल बी लेस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टैक्स पॉलिसी। अब आपके इकोनॉमी का टैक्स पॉलिसी भी आपके डिमांड को अफेक्ट करता है। अब टैक्स जब हम बात करते हैं तो दो टाइप की टैक्स होती है, लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं लिखना है, बट यू शुड नो इट कि टैक्स जो होती है वो दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो रहती है वो डायरेक्टली आपके इनकम में से माइनस हो जाती है, और जो टैक्स कटने के बाद आपको हाथ में मिले दैट इज़ डिस्पोजेबल इनकम, यानी आपको खर्चा करने के लिए बचा हुआ इनकम आपको मिला। तो इफ़ गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्सेस, ह्यूज टैक्सेस ऑन अ कंज्यूमर, तो हमारे हाथ में इनकम कम हो जाएगी, तो हमारा डिमांड भी कम हो जाएगा। ये डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स होता है दूसरा। वो इनडायरेक्ट टैक्स हम कहाँ पे करते हैं, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, प्राइस के अंदर इंक्लूडेड होता है, जिसे आप कॉमनली जीएसटी कहते हो। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं उसमें हम थोड़ा जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इम्पोज करती है हैवी टैक्सेस, अगर उसने आपके ऊपर जीएसटी ज़्यादा डाल दिया तो फिर से हमारा परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमको इतना डिटेल में नहीं बताना है, सिर्फ टैक्स पॉलिसी के बारे में ये बताना है कि टैक्स पॉलिसी जो रहता है इट विल आल्सो अफेक्ट ऑन द डिमांड। इफ़ द गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्सेस, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, डिटेल में नहीं बताना। अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर हैवी टैक्सेस इम्पोज करती है तो डिमांड क्या हो जाता है, कम। एंड वाइस वर्सा, यानी अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज किया लो टैक्सेस, उसने हमारे ऊपर बर्डन कम डाला, तो हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे एंड वी विल डिमांड मोर। तो इस तरह से टैक्स की पॉलिसी भी आपके डिमांड को अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया तो आप कम डिमांड करोगे, लेकिन अगर कम टैक्स डाला तो हम खुश हो जाएंगे एंड वी विल डिमांड मोर, क्योंकि हमारे पास पैसा है ज़्यादा, सो वी विल डिमांड एंड परचेज मोर। तो टैक्स पॉलिसी भी आपकी डिमांड पे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। अब आजकल तो यू नो दैट आजकल जो हमारी इकोनॉमी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और इसका इम्पैक्ट कितना है वो आजकल की जनरेशन तो बहुत अच्छा जानती है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है इट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव वे टू क्रिएट द डिमांड इन द मार्केट, क्योंकि इट हैव द एवर लास्टिंग इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द बायर। वो बायर के माइंड में ऐसा इम्प्रेशन डाल देते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर देते हो। एंड सम टाइम तो हम ऐसा भी देखते हैं कि जो नॉन बायर है, जो मार्केट में भी नहीं जाता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं,
अगर वो चॉकलेट का, जैसे हम लोग देखते हैं कि सिल्क चॉकलेट है, किंडर जॉय है, जब ऐसे चॉकलेट्स का वो ऐड देखते हैं तो दे विल स्टार्ट डिमांडिंग। मतलब वो टीवी में उन्होंने ऐड देखा तो उनको इतनी एक्साइटमेंट होती है कि ऐसा हमको भी मिलना चाहिए, यानी वो भी चॉकलेट खाना चाहते हैं। तो ऐसे एड्स, एडवर्टाइजिंग इतना अट्रैक्टिव वे में बनाया जाता है कि हर एक एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो फ्रूट जूसेस हो, चाहे वो जैम्स हो, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी, मोबाइल का भी ऐड आता है, एवरी टाइम हैमरिंग करता रहता है बायर पे, बार बार वो दिखाते कि नया ऐड है, यानी नया कोई टेक्नोलॉजी आया, तो दे विल शो द एडवर्टाइजमेंट इन अ वेरी डिफरेंट, इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे, कि जैसे आईफोन है, एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा दिखा है कि आप रास्ते पे बात करते करते आपका मोबाइल ऐसे उड़ा, तो कस्टमर जो रहता है वो हाइपर हो जाता है कि मेरा स्क्रीन गया, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट को इतना अच्छा दिखा है कि आपका फ़ोन गिरा, लेकिन फिर भी वो कस्टमर मस्त उठा के चल रहा है। सो इट विल हैव द इम्पैक्ट इन योर माइंड, क्या फ़ोन है, गिरा तो भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत हैमरिंग होती है, एडवर्टाइजिंग की वजह से। एडवर्टाइजमेंट देखा, यू विल परचेज दैट प्रोडक्ट। और बहुत बच्चे, वो तो स्पोर्ट्समैन के फ़ैन फॉलोइंग होती हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं। अगर उनको लगता है कि उनका फेवरेट क्रिकेटर जो है वो बूस्ट पी रहा है, तो उसको लगता है अरे वाह, मैं भी बूस्ट पीऊँगा तो मैं भी विराट की तरह, धोनी की तरह मैं भी खेल सकूँगा। तो इट विल हैव अ इफ़ेक्ट, उनको भी इफ़ेक्ट रहता है। तो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट, उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है और वो इमीडिएटली उनके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। और एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप के इतने तरीके जो रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं कि कस्टमर न चाहते हुए भी डिमांड क्रिएट कर ही देते हैं, डिमांड कर लेते हैं। तो मोर डिमांड विल बी इंक्रीजेस ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो इट विल अट्रैक्ट अवर माइंड, वो हमारे माइंड को अट्रैक्ट कर देती है, क्योंकि हमेशा वी आर ऑलवेज क्रेजी अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी। और न्यू टेक्नोलॉजी जब भी मार्केट में आती है तो प्राइस ज़्यादा होता है, बट देन टू देयर इज डिमांड इज वो डिमांड ज़्यादा होता है। तो ऑलवेज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल आल्सो इंक्रीज अवर डिमांड। कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए, हाँ, वी आर द रेगुलर कंज्यूमर्स आर द डिफरेंट मोबाइल्स, फिर भी जब न्यू उनके वर्जन्स आते रहते हैं तो हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। कि सपोज आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर मोबाइल, तो इस मोबाइल में अगर कोई न्यू मोबाइल आया, कोई लेटेस्ट आया, तो आई विल ट्राई टू सी कि क्या आया इसमें, किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या प्राइस है उसका। इमीडिएटली हम लोग उसमें चेक करने की कोशिश करते हैं कि ओप्पो रीनो है या वन प्लस में नोट सी है, तो किस तरह से वो मोबाइल जो है वो हमारे को सेटिस्फाई कर सकता है। देखो कितना टेक्नोलॉजी हमको अफेक्ट कर रही है। नया आया यानी वी विल ट्राई टू सी इट, इतना क्रेज़ होता है। भले हम लोग के हाथ में भी लेटेस्ट मोबाइल है, लेकिन अभी कोई नया आया, हमारे फ्रेंड ने परचेज़ किया, तो उसके हाथ से वो मोबाइल लेके ज़रूर चेक करेंगे, देखें तो सही इस नए मोबाइल में है क्या। तो ये नए टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट रहता है जो हमेशा डिमांड को मल्टीपल करता रहता है, हमेशा हमारे डिमांड को बढ़ाता रहता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इट विल आल्सो हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर डिमांड, वो हमारे डिमांड को बढ़ाता रहता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्लाइमेट। अब ये क्लाइमेट जो है वो भी आपकी डिमांड को इंक्रीज एंड डिक्रीज करता रहता है, क्योंकि क्लाइमेट का डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है हमारे रेगुलर कंजम्पशन पैटर्न पे। जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ, मानसून सीज़न आया, तो आपका डिमांड उसके अकॉर्डिंगली, अम्ब्रेला हुआ, रेनी वेयर्स हुआ, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ओके, उस समय हमारे हॉट बेवरेजेस हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, उसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर जैसे हम समर सीज़न देखते हैं तो कॉटन क्लॉथ्स, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, या आइसक्रीम्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, समर सीज़न में बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वेरी हॉट एटमॉस्फेयर अवेलेबल रहता है। तो जैसा जैसा क्लाइमेट वैसे वैसी आपकी डिमांड, तो आपकी डिमांड आपके क्लाइमेट की वजह से भी आल्सो अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट, फेस्टिवल्स एंड कस्टम। हमारी डिमांड हमारे फेस्टिवल्स और हमारे कस्टम की वजह से भी डायरेक्टली अफेक्टेड होती है,
क्योंकि जो भी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं वी विल डिमांड अकॉर्डिंग टू दैट। और यू नो दैट कि इंडिया का जो कल्चर है इट इज़ वेरी रिच और उसमें इतने सारे फेस्टिवल्स रहते हैं। और नॉट ओनली वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फेस्टिवल, लेकिन हमारे जो नेबर्स हैं उनके भी हम फेस्टिवल्स जो हैं, जो डिफरेंट रिलीजन्स के आते हैं उनके भी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वी आर स्टेइंग टुगेदर। तो उसकी वजह से हम हर एक के फेस्टिवल्स में जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और वैसे ही डिमांड करते हैं। तो ये जो हमारे इकोनॉमी का पैटर्न है, स्पेशली जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो फेस्टिवल्स और कस्टम उसकी वजह से भी आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली हो, जब दिवाली फेस्टिवल आता है तो देयर इज़ डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विस। हर चीज़ हमको नई नई चाहिए, चाहे वो बच्चों के हो शॉपिंग हो या हमारे घर की शॉपिंग हो या आउटसाइड हमारे घर को पूरा कंप्लीटली पेंट करना हो, वाइट वॉशिंग करना हो, हर चीज़ में एसेसरीज़ में हम न्यू जो है वो हमेशा पसंद करते हैं। यानी डिमांड जो है वो ड्यूरिंग द फेस्टिवल क्या हो गया, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो फेस्टिवल्स के दौरान और कस्टमरी जो चीज़ें रहती है जो हम अपने कस्टमर रेगुलरली यूज़ करते हैं, ऑलवेज देयर डिमांड इज़ मोर, तो उससे भी हमारी डिमांड अफेक्टेड होती है। लास्ट आता है साइकोलॉजी ऑफ अ कंज्यूमर। साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर यानी कंज्यूमर की साइकोलॉजी किस तरह से, उसका सब्जेक्टिवनेस, उसका जो मेंटलिटी है, थिंकिंग है, वो किस तरह से डिमांड कर रहा है। तो जब हम साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर्स की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे स्नॉब अपील होता है, स्नॉब इफेक्ट होता है। अब स्नॉब अपील और स्नॉब इफेक्ट क्या होता है, ये होता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है ना वो चाहता है शो ऑफ, और शो ऑफ में वो क्या करता है, हमेशा जो हमसे ऊपर हैं यानी रिच पीपल हैं इनको कॉपी करने की कोशिश करता है, उनका लाइफस्टाइल जो है वो कॉपी करने की कोशिश करता है। यानी वैसे उनकी क्लोथिंग होनी चाहिए, वैसे उनकी ज्वेलरी होनी चाहिए, तो उनको कॉपी करने के लिए ही विल डिमांड मोर, क्योंकि ये शो ऑफ है। अच्छा, जो रिच पीपल हैं ऑलरेडी वो भी, उनके पास भी स्नॉब अपील रहता है, वो भी स्नॉब इफेक्ट, वो भी शो ऑफ चाहते हैं। उनका शो ऑफ फिर अलग लेवल का होता है। उनको लगता है कि जब हम रिच पार्टीज़ में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो वी शुड लुक एक्स्ट्रॉर्डनरी इन द क्राउड ऑफ दिस रिच पीपल। हम लोग उनकी, हमारी पर्सनालिटी उनसे अलग दिखनी चाहिए। तो इसके लिए वो हमेशा अपनी डिमांड को थोड़ा अलग रखते हैं, क्योंकि वो शो ऑफ चाहते हैं, वो स्नॉब अपील चाहते हैं, वो चाहते हैं उनकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो। वो उनसे कोई पूछे कि ये ज्वेलरी आपने कहाँ से लिया, ये फुल सूट में कितना अच्छा लग रहा है, इनकी जो गाड़ी है वो कितनी ब्रांडेड अच्छी है, यानी हर चीज़ में वो चाहते हैं हमको कोई नोटिस करे। तो पहला इम्पैक्ट होता है दैट इज़ स्नॉब इफेक्ट, यानी स्नॉब अपील, एक ये रहता है। दूसरा क्या होता है, डेमॉन्स्ट्रेशन। ये जो दूसरी साइकोलॉजी है वो रहता है डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जो पुअर पीपल हैं दे विल ट्राई टू इमिटेट यानी कॉपी द रिच पीपल। कि जैसे रिच पीपल हैं वो अपने लाइफस्टाइल को या फंक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से वी विल आल्सो फॉलो देम, हम भी फॉलो करें, हम भी अपने घर को वैसे ही डेकोरेट करें जैसे वो अपने सपोज़ कुछ फंक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं, इवेंट मैनेजर को हायर करते हैं, हम भी वैसे ही करें, हम भी कैटरर को बुलाएं, हम भी फ्लावर्स से डेकोरेशन करें। तो वो कॉपी कर रहे हैं, जैसे मूवीज़ में दिखा रहे हैं, जैसे सीरियल्स में दिखा रहे हैं, वैसे हम भी फॉलो करें, हम भी कोई ड्रेस कोड रखें, हम भी डीजे रखें। देखो ये क्या है, ये तो हमने कॉपी किया, ये हमने फॉलो किया। क्यों? क्योंकि हमारे रिच पर्सन्स जो हैं, जो हमारे सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी अपना दिखावा करें। और ऐसा दिखावा करने के लिए दे आर रेडी टू स्पेंड मोर मनी, वो ज़्यादा पैसा खर्चा करने के लिए रेडी हैं, वो ज़्यादा डिमांड करने के लिए रेडी हैं। इसको बोलते हैं डेमॉन्स्ट्रेशन, यानी दूसरे को देख के हमने भी वैसा दिखावा किया, मैंने भी उसको कॉपी किया और उसकी वजह से मैंने ज़्यादा डिमांड किया। दैट इज़ कॉल्ड अ डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तीसरा आता है बैंड वैगन इफेक्ट। अब ये बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? बैंड वैगन में हम क्या करते हैं, हम अपने फेवरेट आइडल्स को फॉलो करते हैं। हमारे जो फेवरेट स्पोर्ट्समैन हैं मैंने उनको फॉलो किया,
कोई कबड्डी का फॉलोवर रहता है जो कबड्डी खेलते हैं, कोई फुटबॉल प्लेयर्स को फॉलो करता है, कोई क्रिकेटर्स को फॉलो करता है। इंडिया में तो यू नो दैट क्रिकेटर्स को हम लोग गॉड करके मानते हैं। वी आर फॉलोइंग देम कि जैसे ही सपोज 2020 आता है, वर्ल्ड कप आता है, जैसे वो जर्सी पहनते हैं वैसी जर्सीज आप देखोगे ओपन मार्केट में भी मिलते हैं, और उनके फैंस जो रहते हैं वो पहन के जो रहते हैं वो स्टेडियम में प्रेजेंट रहते हैं। तो देखो कितना हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। नॉट ओनली दैट, हम फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं। तो जब हमने फिल्म स्टार्स को फॉलो किया, उनका हेयर स्टाइल फॉलो किया, उनके जो मेन जो डिज़ाइनर वेयर्स हैं उनको फॉलो किया, या जो वो गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं उनको फॉलो किया, तो दिस इज़ व्हाट बैंड वैगन इफेक्ट। या कभी कभी हम अपने फ्रेंड को फॉलो करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ऐसा नया लेटेस्ट मोबाइल लिया, अब मुझे भी ऐसा मोबाइल चाहिए। मेरे फ्रेंड ने ऐसा एक्टिवा लिया, मुझे भी ऐसी एक्टिवा चाहिए। तो जब मैं अपने फ्रेंड को फॉलो कर रही हूँ या अपने पड़ोसियों को फॉलो कर रही हूँ कि इस तरह के कर्टन्स हैं, इस तरह का डाइनिंग है, इस तरह का फर्नीचर है, इस तरह का उन्होंने न्यू जो उन्होंने एक्सेसरीज ली हैं या नया लैपटॉप लिया है, उन्होंने ऐसा लिया तो मैं भी ऐसा ले रहा हूँ। तो जब हम लोग किसी को कॉपी करते हैं, लेकिन अपने सराउंडिंग्स में, चाहे आप फिल्म स्टार्स को कॉपी करो, चाहे आप स्पोर्ट्समैन को कॉपी करो, कभी कभी हम बिजनेसमैन को फॉलो करते हैं। जो बच्चे BMS MBA करते हैं तो प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए उनको फॉलो कर रहे हैं। कोई फ्रेंड्स को कॉपी कर रहा है, कोई रिलेटिव्स को कॉपी कर रहा है, यानी वी आर फॉलोइंग समवन। तो ये क्या है? आपकी साइकोलॉजी, दैट इज थिंकिंग वी आर फॉलोइंग समवन। तो आपको इतना डिटेल नहीं लिखना है, हम सिंपल लिखते हैं साइकोलॉजी ऑफ अ कंज्यूमर। कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि कभी हम डेमॉन्स्ट्रेशन से अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि वाह इसने इतना अच्छा किया, हम भी वैसा ही करें। तो हम हमेशा किसी न किसी को कॉपी करते रहते हैं। मेन है हम उनकी वजह से डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो यस फ्रेंड, इस तरह से हमने क्या देखा, ये 14 फैक्टर्स। लेकिन आपको एग्ज़ाम में कितना लिखना होता है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ जनरली डिमांडेड फॉर 4 मार्क्स। अगर वो 4 मार्क के लिए आता है तो आपको 7-8 पॉइंट्स जो रहती हैं जनरली यू हैव टू राइट इट। पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डिमांड लिखना है, एंड देन C पार्ट में लिखना है आपको डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। और उसमें भी मैंने फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो प्राइस से ही दे दी है। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो 3 पॉइंट्स तो आपकी प्राइस से हो गए, 4th पॉइंट आपकी इनकम हो गई, 5th पॉइंट आपकी टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, हैबिट, ये हो गए। देन कंज्यूमर का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये भी डिसाइड करता है। देन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, पॉपुलेशन कम डिमांड भी कम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है तो बट नेचुरल डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि अर्निंग ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है। लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है तो डिमांड इज लेस। टैक्स की पॉलिसी, गवर्नमेंट ने इम्पोज किया हैवी टैक्सेस तो बट नेचुरल योर डिमांड इज लेस। एंड वाइस वर्सा, यानी बिल्कुल उसका उल्टा। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप, हम तो हमेशा अट्रैक्टेड होते हैं कि आपकी इकोनॉमी में एडवर्टाइजमेंट जैसे दिखाया वी आर गोइंग टू फॉलो इट, और वो इम्प्रेशन बहुत हमारे जो ब्रेन पे रहता है, एवरलास्टिंग रहता है कि जैसे वो करते हैं वैसे हम भी करें। तो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट सेल्समैनशिप भी आपके डिमांड को बूस्ट कर देता है। न्यू टेक्नोलॉजी आई, वो भी आपको अट्रैक्ट करती है। ऑलवेज वी विल ट्राई टू यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, भले हाई प्राइस हो या समझो कंसेशन मिलती है, रीजनेबल मिलती है, जैसे अमेज़ॉन प्राइम पे हम देखते हैं, तो भी वी आर इंटरेस्टेड मोर, यानी वी विल डिमांड मोर। क्लाइमेट, ये भी अफेक्ट करता है क्योंकि क्लाइमेट की वजह से हमारा कंजम्पशन पैटर्न ऑलवेज गो ऑन चेंजिंग। फेस्टिवल्स और कस्टम्स, वो तो हमारे लाइफ का एक कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है और उनको सेलिब्रेट करते रहते हैं, और उसके लिए वी विल डिमांड मोर एंड मोर थिंग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर। तो साइकोलॉजी में आप कोई भी लिखो, जैसे स्नॉब इफेक्ट है, शो ऑफ है, और शो ऑफ के लिए रिच पर्सन्स हमेशा क्या करते हैं, बहुत सारी कॉस्टली चीज़ें जो है, जो ब्रांडेड हैं, प्रेस्टीजियस गुड्स हैं, उनको ज़्यादा डिमांड करते हैं। या जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जो पुअर पीपल हैं वो रिच पीपल को कॉपी करते हैं, दैट इज़ वाई दे डिमांड मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से 14 पॉइंट्स को जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड माई हैंड रिटन
नोट्स। उनमें से आपको जब एग्ज़ाम में लिखना हो तो यू कैन राइट एनी 7 to 8 points. Yes friends, if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.